नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के पास प्रदेश के 7वें इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन किया। इस पैक हाउस में प्रमुख रूप से 4 तरीके की सब्जियों, टमाटर, भिंडी, करेला की प्रोसेसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के 5.5 करोड़ की लागत इसमें आई है, जिसमें प्रदेश सरकार का प्रमुख योगदान है और इस पैक हाउस से 170 किसान जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक हाउस के बनने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मार्केट में मंदी हो तब किसान अपने उत्पाद को स्टोर कर बाद में बढ़े हुए दामों में बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 7 पैक हाउस बनाए गए हैं, 50 पैक हाउस और बनाए जाएंगे। जहां जिस सामग्री का ज्यादा उत्पादन होगा वहां उसी वस्तु का पैक हाउस भी बनाया जाएगा। इसमें सरकार पर्याप्त सब्सिडी भी देगी। प्रधानमंत्री जी का वो एक लक्ष्य कि हमको देश के किसान की आय को डबल करना है, उस नाते से बहुत नए नए आयाम देश भर में भी लागू किए जा रहे हैं, जो सब प्रदेशों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी कई नई योजनाएं बना करके और समाज का वो वर्ग जो किसी एक सीमा से भी नीचे है, ऐसे समाज के वर्ग को आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से उनको इस योग्य बनाना कि अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सकें, तो हमने कई योजनाएं चलाई हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है। बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो एफपीओ बना है, 170 किसानों का ये एफपीओ है। इस एफपीओ के सब किसानों को इसका लाभ होगा, अपनी सब्जियां, अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे। उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, ताकि उसको मार्केट में, चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट, उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की, ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो भी जो गरीब परिवार हैं, छोटा किसान है अथवा एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का एक ये साधन आज ये 15 से यमुनानगर में ओमिक्रॉन के आज 3 मामले सामने आए हैं। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें एक पति पत्नी एवं तीसरा महिला की बहन है, जो पिछले दिनों नीदरलैंड से आए थे। यमुनानगर में आने पर इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया, जहां पर आज रिपोर्ट आने पर तीनों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। इन तीनों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा है। यमुनानगर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जानकारी देते हुए उपायुक्त पार्थ गुप्ता व सीमा डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि 11 तारीख को नीदरलैंड से पति पत्नी यमुनानगर के लिए चले। उनका नीदरलैंड से एयरपोर्ट पर उतरते ही कोरोना टेस्ट लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के रूल के अनुसार 7 दिन उन्हें क्वारंटाइन रखा गया। जब 18 तारीख को उनका कोविड टेस्ट किया गया तो वह पॉजिटिव पाया गया। तुरंत इसकी जांच ओमिक्रॉन के लिए दिल्ली आईजीआई लैब को भेजी गई, जिसका आज रिजल्ट आया, जिसमें जो दोनों पति पत्नी थे वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही उनकी जो सिस्टर जो यमुनानगर रहती है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तीनों लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जानकारी देते हुए भाई पार्थ गुप्ता और डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इन लोगों के 4 हाई रिस्क के कॉन्टैक्ट है और 25 अन्य कॉन्टैक्ट है। सभी की जांच जारी है। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि ओमिक्रॉन को लेकर अलग से वार्ड बनाया गया है और किसी तरह का किसी को डर खतरा ना हो, ओमिक्रॉन कहीं आगे ना फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सहयोगी देवेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट को देखिए।
एक तरफ जहां कोरोना के मामले एक बार फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से 1 जनवरी से पब्लिक प्लेस और जितने भी सरकारी कार्यालय में हैं वहां केवल उन्हीं लोगों की एंट्री के लिए आदेश दिए हैं जो डबल वैक्सीनेटेड होंगे। और इसी के चलते अब तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी एक बार फिर दोबारा से अब वो आने शुरू हो गए हैं और भीड़ के रूप में अब लाइन लंबी लंबी शुरू हो गई हैं बननी, क्योंकि अब पता है कि 1 जनवरी के बाद में कोई भी सरकारी काम बिना डबल वैक्सीनेट हुए नहीं किया जा सकता। आप साफ तौर से ये बीके की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम लोग लाइन में यहाँ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब बीच में कोरोना के मामले कम हुए थे तो लोगों ने आना बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरतना लोगों की तरफ से शुरू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं इसके साथ साथ में अगर बात करें तो सरकारी डिपार्टमेंट में जाने के लिए अब आपको लोग दोनों डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। और ये सेंटर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम लोग, मैं दिखाऊं आपको तस्वीर अंदर की, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लाइन में और यहाँ उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। उसके बाद में अंदर आने के बाद में उनको वैक्सीन लग रही है। और ये आप पहली वैक्सीन लगवाने आए हैं? नहीं, दूसरे लगवाने आए। दूसरी लगवाने टाइम पर आए हैं, लेट हो गए थे? लेट हो गए थे थोड़ा। क्यों नहीं लगवाई थी टाइम? मैं यहाँ नहीं थी, मैं थोड़ा दूसरा गांव पे गाड़ी चलाते थे, इसी वजह से मेरे लेट हो गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोग अब लगवाना शुरू कर चुके हैं वैक्सीन, क्योंकि अब गंभीरता इस बात को लेकर है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में स्टाफ नर्स हैं उषा रानी जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, लगातार अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है, हाँ जी। क्या वजह क्या मानते हैं? वजह तो गवर्नमेंट का प्रेशर ही है, भी वैक्सीन लगवाओ, और ये फिर केसेस भी बढ़ रहे हैं। केसेस की वजह से अब जो नया वेरिएंट आया वो हानिकारक भी है, सभी वैक्सीन लगवा ले तो अच्छा ही है। तो बीच में क्या कम हो गए थे, अब दोबारा से बढ़े? तो इसके इन्फेक्शन की वजह से ही कम हो गए थे, अब इन्फेक्शन बढ़ रहा है ये तो फिर। अच्छा, सरकार ने आदेश भी दिया है कि 1 तारीख से 1 जनवरी के बाद में पब्लिक प्लेस या सरकारी जो कार्यालय वहाँ डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तो एक वजह ये भी मान रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। सार्वजनिक जगह पे कहीं भी ऑफिशियल काम होंगे ही नहीं है, अगर वैक्सीनेटेड बंदा नहीं है तो कहीं भी कोई काम नहीं होगा उनका। कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, सार्वजनिक जगह ब्याह शादी कहीं भी नहीं जा सकते, तो इसलिए जरूरी है वैक्सीनेशन। अच्छा, एक आंकड़े की अगर बात करें तो पिछले कितने लोग बीच में आ रहे थे और अब कितनी संख्या बढ़ गई है, अगर अमूमन कोई आइडिया हो? 2-3 गुना तो आसपास बढ़ गए हैं। हाँ जी, आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि 2 से 3 गुना लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना नहीं था तो इसलिए लोग लापरवाह हो गए थे। और इसके साथ साथ में अब जब सरकार की तरफ से आदेश हैं कि डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तो ऐसे में अब ये लंबी लंबी लाइनें वैक्सीनेशन सेंटर पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कुरुक्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसका जायजा एलएनजीपी अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लिया। तो वहीं वैक्सीन नोडल अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो खुद को और परिवार को सुरक्षित करने के लिए जल्द वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही कहा कि कुरुक्षेत्र में 1 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज नहीं लगी है, जबकि दूसरी डोज का आंकड़ा 1.5 लाख है। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 61 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना के 300 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ गुरुग्राम के अंदर जहां पिछले 24 घंटों में 61 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं एक मामला ओमिक्रॉन का भी सामने आया, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों की लापरवाही। प्रशासन के द्वारा लाख दावे हैं, हालांकि सख्ताई तो नहीं, केवल दावों तक बात रहती है, लेकिन लोगों की भी लापरवाही बढ़ी रहती है। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे हम गुरुग्राम के गुरुद्वारा रोड इसे कहा जाता है, मेन रोड है, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो अधिकतर जो लोग हैं वो आपको बिना मास्क के नज़र आएंगे। लोगों के पास मास्क, यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों के चेहरों पर मास्क नज़र नहीं आएंगे। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पालना की जाती है, किसी तरीके से नियमों की कोई पालना यहाँ पर नहीं है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कई यहाँ पर ऐलान किए गए, यहाँ पर नो मास्क नो सर्विस की बात भी की गई थी कि जिसके पास मास्क नहीं होगा उसे
किसी भी मार्केट में उसे अलाउड नहीं होगा, उसे बस पर, रेल में, मॉल्स में कहीं एंट्री नहीं होगी। बावजूद इसके आपको दिखाना चाहेंगे, अगर हम यहाँ बात करें तो ये गुरुग्राम की सब्जी मंडी भी है। यहाँ पर भी आपको अधिकतर जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अनदेखी का कारण भी है, एक लापरवाही का कारण भी है, जिसके चलते अब साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर लगातार कोविड के ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर 61 मामले अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए हैं। वहीं एक दिन पहले 68 मामले थे। एक मामला ओमिक्रॉन का भी सामने है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ की भी आप सभी से अपील है कि कोविड की इस महामारी से, क्योंकि आंकड़े बीच में घटे थे लेकिन एक बार फिर से रफ्तार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इसको रोकने का सबसे बड़ा उपाय है जागरूकता। खुद नियमों का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल करें। तमाम लोग यदि खुद इसको लेकर के तमाम सावधानियां बरतेंगे तो इस कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की पंजाब में बनाई गई राजनीतिक पार्टी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को कोई बड़ा फैसला ले सकता है। चडूनी की पार्टी बनते ही किसानों में विरोध शुरू हो गया। कृषि मंत्री के बयान पर भी किसान नेताओं की तलख टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि चुनाव लड़ना कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा की नीति नहीं रहा। किसानों की शहादत अभी ठंडी नहीं हुई थी, किसानों की मांगे भी सही ढंग से पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में राजनीतिक पार्टी बनाना गुरनाम सिंह चडूनी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी रोल नहीं है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा इस सिलसिले में बैठक कर बड़ा फैसला लेगी। गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीतिक पार्टी बनाकर खुद को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर लिया है। सरसों उत्पादन में नूंह राज्य का दूसरे पायदान का जिला है। महेंद्रगढ़ जिले को छोड़ दिया जाए तो पीला सोना उगाने में मेवात के किसानों का कोई परेशानी नहीं है। इन दिनों मेवात की धरती में चारों तरफ पीला सोना अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है, जो न केवल किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम कर रहा है, बल्कि इलाके की सुंदरता को भी चार चांद लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक मेवात जिले में इन दिनों 92,750 एकड़ भूमि में सरसों की फसल लहरा रही है। उसमें कृषि विभाग की तरफ से दी गई किस्म की सरसों हो या फिर किसानों ने अपनी पसंद की अन्य प्रकार की किस्म लगाई हो, लेकिन इस बार सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार का कोई रोग सरसों में दिखाई नहीं दे रहा। पलवल जिले में बारिश के कारण सर्दी में बढ़ोतरी होने से फसलों को काफी लाभ पहुंचा है। कृषि विभाग की तरफ मौसम में आई तब्दीली के कारण बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। बारिश को लेकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि समय पर फसलों की सिंचाई भी करें, फसलों में पर्याप्त मात्रा में खादों का प्रयोग भी करें, रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल करें। रासायनिक खादों का अधिक इस्तेमाल करने से जहां फसलों को नुकसान पहुंचता है तो वहीं किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए किसान शोडल हेल्थ कार्ड के अनुसार और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों व रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें। फतेहाबाद के रतिया इलाके में जमीन को औने पौने दामों में खरीदने का मामला सामने आया है और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले विजिलेंस ने बड़ा एक्शन लिया है। विजिलेंस विभाग की तरफ से एसडीएम भरत भूषण सहित नायब तहसीलदार और पटवारी सहित कुल 5 लोगों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो विजिलेंस में पटवारी मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेहाबाद में विजिलेंस के डीएसपी राकेश मलिक ने कहा कि रजिस्ट्री में जो लेन देन की प्रक्रिया हुई है उन सभी तथ्यों के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि एसडीएम ने पावर का गलत इस्तेमाल किया और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में विजिलेंस टीम ने धारा 166, 197, 198, 120B, 420, 474 आईपीसी व 7 पीसी एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया है। हमारे को सूचना मिली थी कि रतिया में जो रजिस्ट्री हुई है उसमें रतिया एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवारी और एक साथी हैं इनके बाला सिंह जो हरियाणा पुलिस से बर्खास्त कर्मचारी हैं, वो एसडीएम रतिया के मित्र बताए गए हैं। इन दोनों ने सभी ने मिलकर अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री करवाया।
खबर जींद से। यहां पर उचाना थाना पुलिस ने रविवार को पेपर लीक करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में हुई यूजीसी नेट हिंदी का प्रश्न पत्र लीक करने और ऑनलाइन हल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। गिरोह राज्य, केंद्र सरकार और यूजीसी परीक्षाओं में पेपर लीकेज, लैब सेटिंग, ऑनलाइन परीक्षा करवाने और फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाने के काम में संलिप्त था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल 26 दिसंबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था। कल थाना उचाना में हमें हमारे सिक्योरिटी एजेंट के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया है कि कुछ व्यक्ति, जिनमें एक मुख्य आरोपी जो राहुल था, वह अपने साथियों के साथ मिलकर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लीक करवा रहा है। उसकी सूचना के आधार पर हमने तुरंत जहाँ भी हमारे पास जहाँ से भी सूचना आई, हमने रेड की और भिवानी से भी राहुल के जो गिरोह के सदस्य थे उनको वहाँ से राउंड अप किया। और जब पूरे के पूरा मामला खुल के आया तो हमने एफआईआर दर्ज करके 9 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है। आज उन्हें माननीय कोर्ट में पेश किया गया और उसमें से 3 व्यक्तियों को 4 दिन का रिमांड हासिल किया गया। कैथल में जिला एसपी लोकेंद्र सिंह की तरफ से नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान एसपी लोकेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में वाहन चालकों, युवकों तथा आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं जिले में नशे का धंधा करने वाले अपराधियों पर कड़ी लगाम कसते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, जिसके दौरान रविवार की शाम एंटी नार्कोटिक सेल ने मायापुरी कॉलोनी कैथल से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों से 53 किलो 520 ग्राम गांजा और 405 ग्राम अफीम बरामद की गई है। दोनों आरोपी सोमवार को अदालत में पेश किए जाएंगे, जिनका व्यापक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। कल शाम के 5:15 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि मायापुरी कॉलोनी में कुछ व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहे हैं। इस जानकारी के अनुसार पे कार्रवाई करते हुए इन्होंने मायापुरी कॉलोनी के उस घर पे दबिश दी, जिसके घर में दबिश देने पर 2 व्यक्ति, आरोपी नीरज सन ऑफ अंग्रेज सिंह रेजिडेंट ऑफ वाल्मीकि मोहल्ला असंध और जितेंद्र सन ऑफ ओम प्रकाश रेजिडेंट ऑफ इकबाल नगर मंडी गोविंदगढ़ फतेहगढ़ साहब, इनसे 53 किलो 520 ग्राम गांजा और 405 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी जा। चरखी दादरी में खेल स्टेडियम की सरकार की ओर से राशि मंजूर होने के 7 साल बाद भी स्टेडियम नहीं बनाया गया। संबंधित विभाग स्टेडियम का निर्माण करवाना ही भूल गया। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने गांव रावलधी के खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया तो तत्कालीन सरपंच और ग्रामीणों ने उनके सामने खेल स्टेडियम का निर्माण करवाने की मांग रखी। सतपाल सांगवान ने संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली तो पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पत्र लिखकर खेल स्टेडियम की बकाया राशि की मंजूरी सहित पूरा निर्माण करवाने की मांग की। गांव रावलधी में करीब 7 साल पहले तत्कालीन सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने 10 एकड़ में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाने के लिए 80 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई थी। खेल स्टेडियम की 4 दीवारी तो बनाई गई, लेकिन आगे कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। बेंगलुरु में आयोजित हुई तीसरी ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गांव तिगड़ाना के संदीप जांगड़ा ने 1500 मीटर दौड़ लगाई। 4 मीटर 14 सेकंड की दौड़ लगाकर संदीप ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और स्वर्ण पदक हासिल किया। विजेता खिलाड़ी संदीप का गांव तिगड़ाना में पहुंचने पर ग्राम पंचायत, मंदिर कमेटी सहित सैकड़ों खेल प्रेमियों ने रंग गुलाल उड़ाकर फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान विजय जुलूस भी निकाला गया, जिसके बाद सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खिलाड़ी संदीप ने कहा कि युवा ज्यादा से ज्यादा खेलों में अपनी भागीदारी दिखाएं और संदीप ने उम्मीद ये भी जताई कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के लिए गोल्ड जीतने का काम करेंगे। गोहाना रोड फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या के लिए समाधान के लिए चंद वर्षों पहले तैयारी से किया गया गोहाना रोड फाटक रेलवे ओवरब्रिज अब दरकने लगा है। आलम यह है कि ककरोई चौक की तरफ से रिटेनिंग वॉल के ऊपरी हिस्से की सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसके कारण
न सिर्फ वाहन चालकों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है, बल्कि आसपास के दुकानदारों की जान और माल को भी खतरा यहां पर है। क्योंकि अगर कोई भारी वाहन दरकने से रेलवे ओवर ब्रिज में फंस जाता है तो सीधा नीचे बनी दुकानों पर गिर सकता है। बढ़ते खतरे से घबराए दुकानदारों ने सोमवार को रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ रोष भी प्रकट किया और सरकार और प्रशासन से जल्द दरकते ब्रिज की मरम्मत करवाने की मांग भी की। मुख्य मार्ग जो कि सोनीपत से गोहाना और जो है जींद तक का रास्ता तय होता है और यहाँ से जो तमाम अधिकारी हैं वो होकर गुजरते हैं, लेकिन ये आरोपी जो है धंस जाने के कारण यहाँ पर न केवल दुकानदारों ने रोष व्यक्त किया है, बल्कि यहाँ पर लोगों की जान के साथ भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। कोई भी बड़ा वाहन जब यहाँ से गुजरता है और रात के वक्त जो है यहाँ पर लाइट नहीं होती और स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि शुरुआती तौर पर ये बहुत कम धंसा था, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसको अनदेखा किया और आज जो है देर रात बारिश हुई और बारिश के बाद जो है ये काफ़ी धंस गया है, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन से हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है ना एक्शन मौजूद थे ना एसडीओ मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फील्ड में मौजूदगी होने की वजह से उनकी मौजूदगी नहीं मिली। और यही स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने काफ़ी रोष व्यक्त किया है और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को ठीक कराया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा यहाँ ना हो। सोनीपत से राम सिंह मान। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।